कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी, और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। और खास मेहमान एक्सपर्ट जो रहेंगे हमारे साथ आज, उनका भी परिचय करा दें। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। कुशल से जानेंगे बाजार का हाल, साथ ही वो बताएंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे कैसे रहेंगे। देवांशी से जानेंगे एसबीआई के मजबूत नतीजों के बारे में। वरुण बताएंगे ब्रिटानिया के नतीजों से बाजार को क्या उम्मीद, और सृष्टि हमें बताएंगी जुबिलेंट फूड पर बुल्स और बेयर्स के क्या है तर्क अपने। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार में लगा आज तेजी का चौका। 106 अंकों की शानदार रिकवरी के साथ निफ्टी 14,896 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 358 पॉइंट उछलकर 50,614 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी 586 पॉइंट की छलांग लगाने में कामयाब रहा। तो बाजार में शानदार तेजी आज देखने को मिली। एफआईआई डीआईआई का डेटा क्या कहता है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1936 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 768 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और एडिटर्स डे के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आज बाजार कमजोर खुले तो थे, लेकिन दोपहर बाद जो हमने शानदार रिकवरी देखी तो हरे निशान में बाजार बंद होने में कामयाब रहे और लाइफ टाइम हाई हमने देखा। आज के कारोबार को कैसे समझें? बजट के दिन से शुरुआत हुई बाजार की धुआंधार तेजी आज लगातार चौथे दिन भी जारी रही और आज भी भारतीय बाजारों ने हर एक लेवल पर रिकॉर्ड बनाए, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, चाहे वो इंट्राडे के दौरान हो या फिर क्लोजिंग बेसिस पर लाइफ टाइम हाई पर जाकर बंद हुए। 100 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ निफ्टी, तो 500 अंकों से ज्यादा की तेजी आपको बैंक निफ्टी में नजर आई और पहली बार इतिहास में बैंक निफ्टी 35,000 के पार बंद हुआ और निफ्टी भी 14,900 के बेहद करीब बंद होता नजर आया। सेंसेक्स में भी फिर से 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपको मिलती हुई दिखी। चौतरफा तेजी का कारण एक तो यह कि बजट के बाद से मूड माहौल बाजार का पूरी तरह से बदल चुका है। दूसरा, एफआईआई की तरफ से दमदार खरीदारी आती दिख रही है। तीसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स भी साथ दे रहे हैं। हालांकि आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स बड़ी शांत है, मुश्किल से 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड करे थे, यानी कि बड़ी तेजी या मंदी के संकेत अमेरिका से नहीं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार स्टेबल ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के दम पर तेजी दिखाते नजर आए। चौथा, मजबूत नतीजे भारतीय बाजारों के लिए आते हुए दिख रहे हैं। आज भी एसबीआई के नतीजों से बाजार खुश होता हुआ दिखा, तो ये एक और बड़ा कारण है। पांचवा ये कि सेंटिमेंट बहुत ही मजबूत हो चुका है बजट के बाद। और छठा, तकनीकी तौर पर बाजार काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़े लेवल्स पार करते हुए दिख रहे हैं आसानी से, और उसके बाद उनके ऊपर टिकते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों का सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। तो इन सारे संकेतों के बीच में एक और नए रिकॉर्ड बनने का दिन रहा, जहां चौतरफा खरीदारी आज बाजार में देखने को मिली। सबसे बढ़िया बात इस रैली की है कि बाजार में पार्टिसिपेशन एक के बाद एक हर एक सेक्टर का आता हुआ दिख रहा है। मसलन आज मेटल, एफएमसीजी शेयरों में जो पिछले 2 दिनों में कम चले थे, आज तेजी से भाग चुके हैं। सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां भरपूर एक्शन में है ही, तो सेक्टोरल रोटेशन भी हो रहा है और साथ ही पार्टिसिपेशन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। न सिर्फ दिग्गजों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे भी बहुत मजबूत आ रहे हैं। तो इन सब से जो बढ़िया क्वालिटेटिव तेजी बनती दिख रही है, वो बाजार को पसंद आ रही है। निफ्टी ने तो बैंक निफ्टी ने तो आज 35,000 का एक बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर को पार किया और उसके ऊपर बंद भी हुआ। निफ्टी अब 15,000 के बड़े लेवल के बेहद करीब आ चुका है, जिसे छूने की तैयारी हो सकती है। लेकिन आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिन भर अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड हुआ। पहले 15-20 मिनट में एक जो डिप मिली, उसके बाद बाजार ने फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्कुल अनिल जी, अब इस तेजी में कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स रहेंगे, ये आपसे जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले बाजार की आज की इस तेजी में मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, समझना जरूरी है। कुशल का रुख कर लेते हैं। कुशल, आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था?
जी, तो बाजार में तेजी का ट्रेंड लगातार जारी है। इनफैक्ट यहां पर आज के लिए अगर आप तीनों इंडिसेस देखें तो रिकॉर्ड लेवल क्लोजिंग्स पर बंद होते हुए नजर आए। यहां पर अगर आप निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो उसमें आईटीसी टॉप गेनर निकल कर आया। साथ ही बढ़िया नतीजों के बाद एसबीआई में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। पर गिरने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स टॉप लूजर निकला, जिसमें यूपीएल, सिप्ला जैसे स्टॉक ने भी अंडर परफॉर्म किए। जहां तक सेक्टर स्पेसिफिक बात है, पीएसयू बैंक्स काफी बढ़िया गेनिंग ग्राउंड आज यहां पर बनते हुए दिखे, जिसमें इंडियन बैंक टॉप गेनर निकला। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी शानदार तेजी के साथ जो है क्लोजिंग होती हुई दिखी। एफएमसीजी स्पेस में भी बढ़िया तेजी बनी, जहां पर अगर आप देखें तो जुबिलेंट फूड दमदार नतीजों के बाद यहां पर 7.5% के गेन्स होल्ड करते हुए दिखा। इसके अलावा आईटीसी, इमामी यहां पर भी तेजी बनती हुई दिखी। साथ साथ मेटल स्पेस में भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर, पोस्ट मार्केट, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे थे और बेहतरीन तेजी यहां पर बनी 10% से ज्यादा की। और टायर स्पेस, अपोलो टायर्स, पोस्ट मार्केट क्या नंबर्स आए थे इसके, इनफैक्ट आउटस्टैंडिंग नंबर्स की वजह से ऑलमोस्ट दिन के दौरान 12.5% तक के गेन्स आते हुए नजर आए। आईटी स्पेस ऐसा था जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में भी होती हुई दिखी, जिसमें टेक महिंद्रा टॉप लूजर निकल कर आया, करीब 1.5% की गिरावट थी। और अंत में जी के हिट कॉल्स की अगर आप बात करें तो टाटा पावर जो आज के 2000 में आपको अनिल सर ने दिया था, यहां पर बेहतरीन तेजी बनी, दिन के दौरान 7.5% की तेजी थी। साथ ही अपोलो टायर्स वागले साहब ने आपको रेकमेंड किया था, और एमएनएम पर जिसके कल नतीजे आने वाले हैं, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में भी आपको बताया गया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बाजार की तेजी में हमारे एनालिस्ट ने जो आपको रेकमेंड किया, बेहतरीन तेजी वहां पर भी बनती हुई दिखी। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका कुशल बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार में तेजी का माहौल, वो भी बजट के बाद और एक्सपायरी के दिन भी हमने देखा शानदार तेजी बाजार में। आगे आने वाले दिनों के लिए फिलहाल क्या आपको लगता है बाजार का रुख रहेगा, मूड और माहौल? और कल क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है क्रेडिट पॉलिसी, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इस वक्त बाजार में? स्वाति, मुझे लग रहा है कि कल आरबीआई पॉलिसी है और मुझे लग रहा है कि जो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री रहेगी बेसिकली ब्रॉड इकोनॉमी ग्रोथ को लेके, और बेसिकली जो बजट में जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किए हैं उसके ऊपर आरबीआई का क्या रवैया है इन्फ्लेशन पे, बेसिकली फूड इन्फ्लेशन पे। आई थिंक वो सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि अभी भी हमको लग रहा है कि इमीडिएटली कोई बड़ा बदलाव इंटरेस्ट रेट्स में नहीं किया जाएगा, शायद स्टेटस को ही आएगा, लेकिन जो कमेंट्री आरबीआई गवर्नर से आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बातें अगर आरबीआई गवर्नर कहते हैं तो उसका सीधा इंपैक्ट आपको मार्केट सेंटीमेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा अनुमान है कि इन्फ्लेशन को अभी कैसे कंट्रोल में रखे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये अगर आरबीआई गवर्नर थोड़ा सा इसमें लाइट देते हैं कि इनका इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, जीडीपी का टारगेट क्या है, तो डेफिनेटली मार्केट्स ये चीजों को डेफिनेटली फोकस करेगी। ब्रॉडली हमको लग रहा है कि मार्केट्स काफी स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, एफआईएफ फ्लोज वापस आ गए हैं, और मुझे लग रहा है कि गिने चुने जो स्टॉक्स है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे हैं, वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब अविनाश जी, हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? स्वाति, पोजिशनल व्यू अगर रखना है तो हमको लग रहा है कि कैपिटल गुड सेक्टर में जो बीएचईएल का स्टॉक है वो अभी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। करीबन मेरे ख्याल से 42 का रेट है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 8 से 10 दिन का कोई व्यू लेता है तो 50 रुपए का वैल्यू आपको टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे करीबन 38 का 0.50 का आप स्टॉप लॉस रखे, और ये काफी वेल स्ट्रक्चर्ड स्टोरी है, बजट में भी काफी बेनिफिट्स आए, तो यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो निवेशकों को जिनको 8-10 दिन का व्यू लेना है, बीएचईएल खरीदे, 50 रुपए का टारगेट और स्टॉप लॉस 38.5। तो पोजिशनल व्यू बीएचईएल में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बातचीत जारी रहेगी अविनाश जी से, लेकिन उससे पहले कुछ नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नतीजे आए, और कैसे रहे नतीजे जरा समझते हैं डिटेल में। हमारी से होगी देवांशी आशर से। देवांशी, अनुमान के मुताबिक कैसे रहे एसबीआई के नतीजे? एसबीआई के अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। आप देखिए, ब्याज से आय जो है वो करीब 4% तक बढ़ती हुई दिखी है, जो अनुमान से थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन जो मुनाफा है वो इस तिमाही में 7% तक कम होता हुआ दिखा है। अनुमान से हल्के से कम मुनाफे के नंबर्स इस बार आते हुए दिखे। प्रोविजंस के नंबर्स इस बार अच्छे थे, गिरावट आती हुई दिखी है सालाना आधार पर, और साथ ही अगर आप क्वार्टरली भी देखें तो यहाँ पे प्रोविजंस के आंकड़े काफी अच्छे आते हुए दिखे। 2290 करोड़ पे कंपनी ने प्रोविजंस किए, और साथ ही अगर असेट क्वालिटी की बात करें तो जो अनुमान था उससे काफी अच्छी
एसेट क्वालिटी आती हुई दिखी है। इस तिमाही में जो ग्रॉस एनपीएज है 4.77% पे आते हुए दिखे 5.28% से घटकर, और जो नेट एनपीएज है वो भी 1.23% पर आते हुए दिखे 1.59% से घटकर। साथ ही फ्रेश स्लिपेजेस अनुमान से काफ़ी बेहतर थे, 237 करोड़ पर केवल फ्रेश स्लिपेजेस के आंकड़े आए हैं। और साथ ही जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि आने वाले समय में 60,000 करोड़ के अंदर ही इनके स्लिपेजेस और रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स होते हुए दिखेंगे, वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस बार 60,000 करोड़ के अंदर ही इनके ये आंकड़े आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा भी मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में इससे कम रेंज में ही इनके स्लिपेजेस और रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो इनकी लोन ग्रोथ है वो भी 6.7% पर आती हुई दिखी है। जो पर्सनल या रिटेल लोन बुक है उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने मिली थी। होम लोन्स में भी इस बार करीब 10% तक की ग्रोथ देखने मिली है। तो इन ऑल आप देखिए मैनेजमेंट को भरोसा है कि आने वाले समय में अच्छी रिकवरी होती हुई दिखेगी। इसके अलावा लोन ग्रोथ में भी अच्छी बढ़त देखने का अनुमान है। डिस्बर्समेंट्स में काफी सुधार देखने का अनुमान लगाया जा रहा है और इस बार प्रोविजंस थोड़े से कम होते हुए दिखे, और अनुमान यही है कि आने वाले समय में क्योंकि थोड़ी सी चिंता कम है, प्रोविजंस के आंकड़े और कम होते हुए दिख सकते हैं और मार्जिन इस बार स्थिर आते हुए दिखे। लेकिन इन ऑल अच्छे नंबर्स एसबीआई की तरफ से आते हुए दिखे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका देवांशी, यहाँ पर एसबीआई के नतीजों पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए। आने वाले नतीजों पर भी बात कर लेते हैं। ब्रिटानिया के तिमाही नतीजे कैसे रहेंगे जरा समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। वरुण जरा बताएं क्या खास रह सकता है इस बार ब्रिटानिया के Q3 नतीजों में? देखिए, ब्रिटानिया के नतीजे अच्छे रहेंगे। हालांकि पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। क्यों? जाहिर सी बात है, लॉकडाउन्स खुले तो लोगों ने बाहर आना जाना शुरू कर दिया, तो होम कंजम्पशन जो है वो कुछ हद तक कम हुआ है और इसी का इम्पैक्ट आपको ब्रिटानिया के नतीजों में देखने मिलेगा। हालांकि फिर भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ करीब 7% के आसपास रहेगी, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3% के आसपास थी। वही कंपनी के रेवेन्यूज जो है उसमें करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्राइस हाइक लिए थे करीब 2.5% के आसपास, उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे देखने मिलेगा। मार्जिन 16.8% से बढ़ के 18.4% पे आएंगे और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 440 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल वरुण, यहाँ पर ब्रिटानिया के रिजल्ट प्रीव्यू देने के लिए नजर हमारी बनी रहेगी। इस बीच एमएनएम के नतीजे भी आएंगे और कुशल से जरा समझते हैं क्या खास रह सकता है एमएनएम के नतीजों में, बताएं कुशल। जी, तो कल एमएनएम के नतीजे आएंगे और दमदार नतीजों का प्रदर्शन जो है हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की आय अगर आप देखें तो वहां पर 16% बढ़कर 14,055 करोड़ पर आने का अनुमान है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम में 3% का इजाफा रहेगा। साथ ही कंपनी की जो रियलाइजेशंस है वहां पर 10% की बढ़त की हम उम्मीद कर चल रहे हैं और इस वजह से आप कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो वहां पर भी बढ़त रहेगी 14.8% से 16.2% की, और साथ साथ एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा भी देखेंगे तो 33% बढ़कर 1,305 करोड़ पर आ सकता है, क्योंकि कंपनी की जो एसयूवी सेगमेंट है वहां पर बेहतरीन मांग है। इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की जो रियलाइजेशंस है वो तो बढ़ती हुई नजर आएंगी ही, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहां से बेहतरीन ग्रोथ लगातार आती हुई दिख रही है और आगे के लिए भी हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ट्रैक्टर सेगमेंट जो है काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। पर मैनेजमेंट से ये जानना बहुत जरूरी होगा कि किस तरह से इस सेगमेंट में आगे के लिए आउटलुक है और एसयूवी की 2021 में कितनी सारी लॉन्चेस आने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका भी वरुण, माफ कीजिए कुशल, यहाँ पर एमएनएम के नतीजों पर, आने वाले नतीजों पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए नजर हमारी बनी रहेगी तमाम कल आने वाले नतीजों पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कल बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन आज बताएंगे दर्शकों को? जी नमस्ते स्वाति जी, आपके और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते। तो आज पहले हम कल की बात कर लें। बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व दोनों ही बजाज की कंपनियां थी, वो मैंने ऑप्शन दिए थे, तो बजाज ऑटो का तो टारगेट भी हो गया और बजाज फिनसर्व 2% ऊपर है। टारगेट मेरे ख्याल से कल तक हो जाना चाहिए। अब आज जो मैं कंपनियां दे रहा हूँ वो ये मेयर कोइंसिडेंस है कि दोनों का नाम आई से शुरू होता है और सी से एंड होता है, तो आईटीसी और आईडीएफसी। तो आईटीसी हमने देखा कि एक करेक्शन के बाद अच्छी खासी छलांग उसने आज लगाई, 6% ऊपर था। तो यहाँ पे हम ये सलाह दे रहे हैं कि आमतौर पर जब 6% जैसा स्टॉक बढ़ जाए तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर फिर भी फरवरी की 240 की कॉल ली जा सकती है 6.5 रुपए पे और स्टॉप लॉस रखिएगा 4.80 रुपए।
टारगेट रहेगा आपका 10 रुपए। IDFC फर्स्ट बैंक लगातार अच्छा कर रहा है, पर फिर भी अभी जो 52-53 की जो इसने दौड़ लगाई थी उससे अभी नीचे ही 49 रुपए समथिंग पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 50 रुपए की कॉल फरवरी की 2 रुपए 95 पैसे भी ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखा जाए 2 रुपए और टारगेट रहेगा 4 रुपए 50 पैसे। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी मौसम यहाँ पे अच्छा है और आप सभी का कैपिटल मार्केट में मौसम अच्छा बना रहे, इसकी शुभकामनाएं सभी को। नमस्ते, जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, समय निकालने के लिए, दर्शकों के लिए और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब समझते हैं बाजार में कल क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। अनिल जी से जानते हैं। अनिल जी, अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, बाजार में तेजी भी अच्छी खासी है, कल क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 2 संकेत बड़े अहमियत वाले होंगे। पहला तो अमेरिकी बाजारों से देखते हैं कि वहां सुस्ती के संकेत डाउ फ्यूचर से दिख रहे हैं, लेकिन सुस्ती के मुकाबले में क्या अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है या मजबूती और कमजोरी के साथ किस तरफ क्लोजिंग होती है और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स क्या कमाल करते हैं? पहला। दूसरा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी हो चुकी है और काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग आप वीकली एक्सपायरी में देख चुके हैं, जो बजट के पहले से जो बाजार में ज़्यादा शॉर्ट बने हुए थे वो शॉर्ट कवर होते हुए नजर आए। तो शॉर्ट कवरिंग का अब कल आपको सहारा नहीं मिलेगा, आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए और आपको मजबूत ग्लोबल मार्केट्स चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी अपने अहम रुकावट के लेवल के नज़दीक पहुँच रहा है, वो है 15,000 के आसपास का। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ सकती है अगर आपको ये दोनों संकेत बहुत अच्छे ना दिखें तो, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट भी भरपूर है, हर एक लेवल से खरीदारी आती दिख रही है। और कल के लिए 14,700 14,750 तुरंत मजबूत सपोर्ट के तौर पर निफ्टी में काम करेगा और उसके नीचे ट्रेड होने की संभावना कम है। और ऊपर 15,000 के आसपास की रुकावट का लेवल है, इससे पार किया तो फिर फ्रेश खरीदारी, बड़ा ब्रेकआउट 15,200 15,500 की तरफ का आता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ हफ्तों में, ये भी आपको नजर आएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,000 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन अब जो इमीडिएटली बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट आता हुआ दिखेगा वो 34,500 34,700 की रेंज में आता हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ से दूर है। और उससे पहले 35,000 एक अहम सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ 35,500 को पार करने के बाद 36,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी की होती हुई दिख सकती है। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ब्लू स्काई जोन में नए लेवल्स की तरफ हैं, एकदम जो पहले कभी देखे नहीं। निफ्टी में फिर भी 15,000 थोड़ा सा रुकावट का लेवल दिखता है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा खुला आसमान नजर आ रहा है और तेज दौड़ लगाने को तैयार है। जो भी हो, जैसा भी कल बाजार रहे, हो सकता है आपको रेंज बाउंड नजर भी आए, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स के बाहर मौके जबरदस्त हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन रहेगा। रिजल्ट सीजन भरपूर जोरों पर चल रहा है, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स के लिए भी रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा एक्शन रहेगा। तो इस वक्त ट्रेडर्स को दिग्गजों के साथ साथ अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, वहां पैसा जल्दी और बड़ा बनाने के काफी मौके हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने के लिए दर्शकों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या सजेस्ट करेंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी में 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास। पहला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी ने आज एक ब्रेकआउट दिया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया है। आईटीसी यहां से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, इसके लिए 230 वाला कॉल 10 रुपए के आसपास ऑप्शंस में लेने का सलाह रहेगा। 5 रुपए का नीचे में इस पर स्टॉप लॉस लगाएं और 230 वाला कॉल की वैल्यू ऊपर में 15 रुपए से लेकर 18 रुपए तक देखने को मिल सकती है। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मेटल सेक्टर का जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील काउंटर भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ऐसा लग रहा है यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखा सकता है। इसके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील का 400 का कॉल 18 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 14 रुपए का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट रहेंगे 24 रुपए से लेकर 26 रुपए तक। बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शो के अंत में अविनाश जी आपसे समझेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक आपकी आज कौन सी होगी? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक हमको एक रूरल प्ले पसंद है और कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। हमने पहले भी ये स्टॉक रेकमेंड किया है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के बेनिफिट्स कंपनी को बजट में मिले हैं, जैसे इंक्रीज आउटले एग्रीकल्चर पे आया है, जल जीवन प्रोजेक्ट पे काफी पैसा गवर्नमेंट खर्चा करेगी, तो आई थिंक इस कंपनी को काफी फायदा होगा। ऑलरेडी तीसरे तिमाही के नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी एक नोटवर्दी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कैश एंड कैरी बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो हमको लग रहा है कि चौथी तिमाही भी बहुत
बढ़िया आएगी और FY22 तो FY21 से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा आएगा। तो हमको लग रहा है कि इस लेवल से जरूर खरीदना चाहिए। करीबन 725-730 का नियर टर्म टारगेट है और अगर और थोड़ा लॉन्ग टर्म कोई निवेशक खरीदता है तो मेरे ख्याल से उससे भी कहीं आगे जा सकता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म 6 से 12 महीने के लिए ये स्टॉक खरीदने लायक है। करीबन 730 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो लंबी अवधि की खरीदारी फिनोलेक्स इंडिया में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।